इस कहानी की शुरुआत हमें हजारों साल पहले के समय में ले जाती है। उस दौर में वेनवू नाम का एक बेहद शक्तिशाली आदमी था जिसने रहस्यमय 10 रिंग्स को खोज निकाला था। ये रिंग्स साधारण हथियार नहीं थे, बल्कि इनमें ऐसी अद्भुत शक्तियां छिपी हुई थीं जिनकी वजह से वेनवू को लगभग देवताओं जैसी ताकत और लंबी उम्र का वरदान मिल गया था। लेकिन इतनी शक्ति मिलने के बाद भी उसने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में और ज्यादा ताकत हासिल करने की लालसा थी। इसी लालच में उसने अपनी 10 रिंग्स आर्मी खड़ी की और सदियों तक दुनिया के अलग अलग राज्यों और सरकारों को जीता रहा। ताकत और सत्ता की भूख में वेनवू हजारों सालों तक भटकता रहा। लेकिन एक दिन उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का एक नया तरीका पता चला, और वह था टालो गांव की रहस्यमयी शक्तियां। कहा जाता था कि घने जंगलों के बीच कहीं टालो नाम का एक छिपा हुआ गांव है जो आम लोगों की नजरों से बिल्कुल ओझल रहता है। वहाँ रहने वाले लोग आज भी प्राचीन देवताओं की युद्ध कला और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानते थे। इतना ही नहीं, उस जगह पर कई तरह के मिथकीय जीव भी पाए जाते थे। यही वजह थी कि वेनवू अपने साथियों के साथ उस रहस्यमयी गांव का रास्ता ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जिस जंगल से होकर टालो तक पहुंचा जाता था वह साधारण जंगल नहीं, बल्कि एक मायावी भूल भुलैया जैसा था। रास्ता समझ में आने से पहले ही उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हालांकि वेनवू ने अपनी रिंग्स की ताकत से खुद को बचा लिया। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर से टालो तक पहुंचने का रास्ता तलाशने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात यिंगली से होती है, जो टालो गांव की रक्षक थी। वेनवू ने उससे गांव का रास्ता पूछा, लेकिन यिंगली ने साफ मना कर दिया और कहा कि टालो में उसके जैसे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन यिंगली ने अपनी अनोखी युद्ध कला और टालो की रहस्यमयी शक्तियों की मदद से वेनवू को हरा दिया। हालांकि इस लड़ाई के दौरान दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बाद में उनके 2 बच्चे हुए, शांग-ची और शालिंग। परिवार मिलने के बाद वेनवू की जिंदगी बदल गई। उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और 10 रिंग्स को एक बॉक्स में बंद करके रख दिया। अब वह अपने परिवार के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। एक दिन छोटा शांग-ची अपनी माँ से पूछता है कि अगर उसके पिता की रिंग्स इतनी ताकतवर थीं, तो आपने उन्हें कैसे हरा दिया। इस पर यिंगली मुस्कुराते हुए बताती है कि जिस जगह से वह आती है वहाँ के लोगों को महान रक्षक ड्रैगन की जादुई शक्तियों का आशीर्वाद मिला हुआ है, और जिस पर उस ड्रैगन की कृपा हो जाती है वह असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। इसके बाद यिंगली अपने बेटे को एक खास लॉकेट देती है और उससे कहती है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपनी राह से भटक गए हो, यह तुम्हें घर का रास्ता याद दिलाएगा, इसलिए इसे हमेशा अपने पास रखना। कुछ समय तक उनका परिवार खुशी खुशी जी रहा था। लेकिन एक दिन जब वेनवू घर पर नहीं था, तभी आयरन गैंग के कुछ लोग उनके घर पर हमला कर देते हैं। दरअसल वेनवू ने पहले उनके संगठन को खत्म करने की कोशिश की थी, इसलिए वे अब उससे बदला लेना चाहते थे। ये देखकर यिंगली तुरंत शांग-ची और शालिंग को घर के अंदर भेज देती है और खुद दुश्मनों का सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन अब उसके पास पहले जैसी शक्तियां नहीं थी, क्योंकि वेनवू से शादी करने के लिए उसने अपनी जादुई ताकतों का त्याग कर दिया था। इसी वजह से वह आयरन गैंग के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जब वेनवू वापस घर लौटा है और यिंगली की लाश को देखता है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अब वेनवू फिर से अपनी 10 रिंग्स पहन लेता है और बदले की आग में डूबकर दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह अपने बेटे शांग-ची को भी बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की कठोर ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। लगातार अभ्यास और कठिन प्रशिक्षण की वजह से कुछ ही सालों में शांग-ची एक बेहद खतरनाक और कुशल फाइटर बन जाता है। जब वह लगभग 14 साल का होता है तब वेनवू उसे एक खास मिशन पर भेजता है। उसका लक्ष्य था आयरन गैंग के उस लीडर को खत्म करना जिसने उसकी माँ की हत्या करवाई थी। वेनवू शांग-ची से कहता है कि हमने तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ लिया है, इसीलिए अब उसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज भी है और तुम्हारा हक भी। वह यह भी कहता है कि जब तुम इस मिशन को पूरा करके लौटोगे तब पूरी दुनिया एक बार फिर 10 रिंग्स की ताकत के सामने झुक जाएगी। शांग-ची अपने मिशन पर निकल पड़ता है, लेकिन उस मिशन को पूरा करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सा अपराध बोध पैदा हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह गलत है। इसी वजह से वह वहाँ से भागकर सैन फ्रांसिस्को पहुँच जाता है और अपनी असली पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर शॉन रख लेता है। इसके बाद कहानी हमें प्रेजेंट टाइम में ले आती है, जहाँ शांग-ची सुबह जल्दी उठकर अपनी दोस्त केटी के घर की तरफ जाता है। दरअसल शांग-ची और केटी पिछले लगभग 10 सालों से बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों साथ मिलकर एक होटल में वैलेट पार्किंग का काम करते हैं। एक दिन जब दोनों बस में बैठकर अपने काम पर जा रहे होते हैं, तभी अचानक कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग 10 रिंग्स संगठन के थे और उन्हें शांग-ची के गले में पहने हुए लॉकेट को छीनने के लिए भेजा गया था। लेकिन शांग-ची उस लॉकेट को किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इसलिए वह तुरंत उन हमलावरों से लड़ना शुरू कर देता है और अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स से उन्हें एक एक करके काबू कर लेता है। तभी वहाँ रेजर फिस्ट पहुँच जाता है, जो 10 रिंग्स का एक बेहद खतरनाक योद्धा था। उसकी बाह की जगह लगी हुई ब्लेड जैसी तलवार किसी भी चीज को आसानी से काट सकती थी। रेजर फिस्ट शांग-ची पर जोरदार हमला करता है और
शांग ची मुश्किल से उसके वारों से बच पाता है। इसी दौरान उसकी ब्लेड बस के कंट्रोल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा देती है, जिससे बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं और बस पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब बस ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। ऐसे में केटी तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठकर बस को संभालने की कोशिश करती है, जबकि शांग ची पीछे रेजर फिस्ट से लड़ता रहता है। लेकिन लड़ाई के दौरान रेजर फिस्ट की तलवार बस को 2 हिस्सों में काट देती है। यह देखकर शांग ची तुरंत सभी यात्रियों को बस के सुरक्षित हिस्से में ले जाता है। फिर वह रेजर फिस्ट को जोरदार धक्का देकर बस के पिछले हिस्से में गिरा देता है, जिससे बस का वह हिस्सा अलग होकर नीचे गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। हालांकि इस अफरा तफरी के बीच रेजर फिस्ट शांग ची के गले से वह लॉकेट छीनने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जब शांग ची घर लौटता है तो वह तुरंत मकाऊ जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी माँ ने बिल्कुल वैसा ही एक लॉकेट उसकी बहन शालिंग को भी दिया था। इसका मतलब साफ था कि 10 रिंग्स के लोग अब उसकी बहन के पीछे भी जरूर जाएंगे। केटी हैरान होकर शांग ची से पूछती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और तुम असल में हो कौन? तब शांग ची उसे सच बताता है कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वे उसके पिता के आदमी थे और अब वे उसकी बहन पर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए उसे तुरंत मकाऊ जाना होगा, क्योंकि यह उसकी बहन की सुरक्षा का सवाल है। केटी बिना सोचे समझे कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद दोनों प्लेन से मकाऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान शांग ची केटी को अपने अतीत की लगभग पूरी कहानी बता देता है, लेकिन एक बात वह उससे छुपा लेता है। वह केटी से कहता है कि उसने अपने पिता का दिया हुआ वह मिशन कभी पूरा ही नहीं किया था। कुछ समय बाद दोनों मकाऊ पहुंच जाते हैं। वहां वे उस जगह को ढूंढते हैं जिसका एड्रेस शालिंग ने शांग ची को भेजे हुए पोस्ट कार्ड पर लिखा था। वह जगह असल में एक इलीगल फाइट क्लब निकलती है। शांग ची और केटी लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही शांग ची को चालाकी से एक फाइट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है। दरअसल बस वाली लड़ाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका था, इसलिए फाइट क्लब के लोग उसे रिंग में लड़ाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी पूरी फाइट कंपनी डार्क वेबर लाइव स्ट्रीम होती थी, जहां दुनिया भर के लोग इन खतरनाक मुकाबलों पर बैटिंग लगाते थे। जब शांग ची फाइट के लिए एरिना में उतरता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन शालिंग से होने वाला होता है। शालिंग अपने भाई से बहुत गुस्सा थी। दरअसल जब शांग ची मिशन पर गया था तब उसने शालिंग से वादा किया था कि वह सिर्फ 3 दिनों में वापस आ जाएगा, लेकिन वह कभी लौटा ही नहीं। उसी बात का गुस्सा शालिंग के अंदर सालों से भरा हुआ था, इसलिए जैसे ही लड़ाई शुरू होती है वह पूरी ताकत से शांग ची पर हमला करती है और उसे बुरी तरह पीट देती है। आखिरकार उस मुकाबले में शांग ची हार जाता है। मैच खत्म होने के बाद शालिंग उससे मिलने आती है और गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब शांग ची उसे बताता है कि 10 रिंग्स के लोगों ने सैन फ्रांसिस्को में उस पर हमला किया था और वे उसका लॉकेट छीन कर ले गए। वह उसे समझाता है कि उनकी माँ ने बिल्कुल वैसा ही एक लॉकेट उसे भी दिया था, इसलिए अब 10 रिंग्स के लोग जल्द ही उसके पीछे भी आएंगे। शांग ची को शक था कि उनके पिता इन दोनों लॉकेट्स का इस्तेमाल किसी खतरनाक मकसद के लिए करना चाहते हैं, लेकिन शालिंग उसकी बात सुनकर और ज्यादा नाराज हो जाती है। वह कहती है कि जब तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे उस समय मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आए। उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि मुझे अपनी जगह खुद बनानी होगी, इसलिए मुझे न पहले तुम्हारी जरूरत थी और न अब है। यह सुनकर शांग ची हैरान हो जाता है और पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुमने मुझे वह पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था? तब शालिंग बताती है कि उसने कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। यह सुनते ही शांग ची समझ जाता है कि यह सब उसके पिता की चाल थी और उसे यहाँ फंसाने के लिए ही यह सब किया गया था। तभी अचानक वहाँ 10 रिंग्स के कई योद्धा पहुँच जाते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं। इस अफरा तफरी में शालिंग अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाती है और शांग ची और केटी को पीछे छोड़ देती है। हालात देखकर शांग ची बिल्डिंग की खिड़की का कांच तोड़ देता है और बाहर निकलने का रास्ता बनाता है। वह केटी से भी बाहर आने को कहता है, लेकिन केटी काफी डर जाती है, क्योंकि बाहर सिर्फ पतली सी बांस की सीढ़ियों जैसी संरचना थी जिस पर चलना आसान नहीं था। शांग ची उसे भरोसा दिलाता है कि अगर हम नीचे तक पहुंच गए तो यहाँ से भाग सकते हैं। आखिरकार केटी हिम्मत जुटाती है और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी 10 रिंग्स के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं। शांग ची तुरंत केटी से कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं इन्हें रोकता हूँ। इसके बाद वह अकेले ही कई फाइटर्स से भिड़ जाता है। उधर केटी जैसे ही आगे बढ़ती है एक दुश्मन उस पर हमला कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। तभी अचानक शालिंग वापस आ जाती है और केटी को बचा लेती है। अब भाई बहन दोनों साथ मिलकर 10 रिंग्स के सैनिकों से लड़ने लगते हैं। लड़ते हुए शांग ची शालिंग से कहता है कि तुम तो हमें मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। इस पर शालिंग जवाब देती है कि अब तुम्हें समझ आया होगा कि जब कोई मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो कैसा लगता है। इसके बाद दोनों मिलकर दुश्मनों को हरा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ डेथ डीलर पहुँच जाता है जो 10 रिंग्स का सबसे खतरनाक फाइटर था। वह अचानक हमला करके शालिंग का लॉकेट छीन लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर शांग ची तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है और उसे रोक लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शांग ची के अंदर सालों का गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि बचपन में डेथ डीलर ही वह इंसान था जिसने उसे बेहद क्रूर ट्रेनिंग दी थी और उसे कई बार टॉर्चर भी किया था। इसलिए इस बार वह उसे बुरी तरह पीटने लगा है। लेकिन तभी वहाँ वेनवू पहुंच
पहुंच जाता है और शांग-ची को रोक देता है। वह अपने बेटे से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इसके बाद वेनवू उन सभी को अपने साथ 10 रिंग्स हेडक्वार्टर ले जाता है, जहाँ पूरी 10 रिंग्स आर्मी उनका स्वागत करती है। उधर शालिंग केटी को अपने कमरे में लेकर जाती है। वहाँ केटी थोड़ी घबराई हुई उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पिता हमें भी मार देंगे। इस पर शालिंग उसे समझाती है कि अगर तुम चुपचाप रहोगी तो शायद पिता यह भूल जाएंगे कि तुम यहाँ हो। माँ की मौत के बाद वह पूरी तरह बदल गए थे। शालिंग आगे बताती है कि माँ के जाने के बाद पिता उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उन्हें माँ की याद दिलाती है। इसलिए उसने अकेले ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। हालांकि उसे लड़कों के साथ ट्रेनिंग लेने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह दूर से उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखती रहती थी और वही सब खुद सीखती थी। धीरे धीरे उसने सब कुछ खुद ही सीख लिया और कई मामलों में उनसे बेहतर बन गई। केटी उससे पूछती है कि तुमने घर कब छोड़ा था। इस पर शालिंग बताती है कि जब वह 16 साल की थी तभी वह यहाँ से भाग गई थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसका भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद सभी लोग साथ में डिनर करने बैठते हैं। उसी दौरान शांग-ची अपने पिता से पूछता है कि आखिर आपने मुझे इतने सालों बाद ढूंढ कैसे लिया। तब वेनवू उन्हें बताता है कि वह काफी समय से तुम दोनों पर नजर रखे हुए था। अब समय आ गया है कि तुम दोनों अपने पिता के साथ खड़े हो जाओ। यह सुनकर शांग-ची साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद वेनवू उन्हें एक खास कमरे में लेकर जाता है। वहाँ वह कहता है कि जब तुम दोनों घर छोड़कर चले गए थे तब मुझे तुम्हारी माँ की याद और ज्यादा सताने लगी थी, इसीलिए मैंने उसके गांव टालो के बारे में और गहराई से जानकारी जुटानी शुरू की। तभी मुझे पता चला कि वहाँ पहाड़ों के अंदर एक रहस्यमयी दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी माँ को टालो के लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। लेकिन शांग-ची और शालिंग को उसकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब वेनवू कहता है कि शुरुआत में मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन जब मैं अपने काम में डूबा हुआ इसी कमरे में बैठा था तभी मुझे तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे वह यहीं कहीं पास मौजूद हो। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। यह सुनकर शांग-ची पूछता है कि आखिर माँ के अपने ही गांव वाले ऐसा क्यों करेंगे। तब वेनवू बताता है कि जब हमारा प्यार शुरू हुआ था तब तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम दोनों टालो में ही साथ